गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। हमने बेटा जी अपना ब्रेन पढ़ना शुरू किया था। ब्रेन में हमने बेटा जी अभी तक अपना खत्म कर लिया। फोर ब्रेन हमने शुरू किया था। फोर ब्रेन के हमने दो पार्ट पढ़े बेटा जी। यहाँ पे एक पार्ट हमने पढ़ा बेटा ऑल्फैक्टरी लोब, फिर हमने पढ़ा बेटा जी यहाँ पे आपका सेरिब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन था। उसकी बात हमने लास्ट लेक्चर में खत्म कर दी है। अब हमारा थर्ड कंपोनेंट आता है फोर ब्रेन का, उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे आपका डाइंसेफेलॉन। तो मैं एक बार दोबारा से आपके लिए वो फ्लो चार्ट बना देता हूँ ताकि चीजें आपके लिए रिकॉल हो जाए, एक छोटा सा रिवीजन हो जाए आपका पीछे का। चलिए, तो आपने बातें की थी बेटा जी यहाँ पे कि हमारा जो ब्रेन होता है उस ब्रेन के हमारे तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला जो कंपोनेंट है बेटा उसका नाम होता है फोर ब्रेन। और हमने बेटा फोर ब्रेन में कहा था तीन पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है हमने उसको पढ़ा था, वो क्या है बेटा जी यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब है। आपने कहा था इसमें दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है बल्ब और एक होता है बेटा जी ट्रैक्ट। और आपने कहा था सेंसरी इन द नेचर होता है, ये हमेशा वेंट्रल साइड से दिखाई देता है हमें यहाँ पे, यानी कि नीचे की साइड में होता है बेटा जी, ऊपर से में दिखाई कभी नहीं देता है। हुई थी ये बातें यहाँ पे। फिर आपने कहा था यहाँ पे कि सर सेकंड जो पार्ट हमने पढ़ा उस पार्ट का नाम होता है सेरिब्रम। और उसके बारे में आपने कहा था लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन अगर कोई है तो वो कौन है बेटा जी यहाँ पे सेरिब्रम है। उसके बारे में आपने कहा था कि ये फर्दर दो हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है। तो आपने कहा था इसके दो हेमिस्फीयर हैं, एक का नाम था राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक का नाम था बेटा जी लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दोनों आपस में अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम। विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम से वो आपस में अटैच रहते हैं। ये बातें आपने कर ली थी बेटा। जब ये भी कहा था सेरिब्रम जो होता है इसके फर्दर पार्ट होते हैं और इसके फोर लोब्स होती हैं। एक लोब का नाम था बेटा जी यहाँ पे फ्रंटल लोब, एक का नाम था बेटा जी यहाँ पे पैराइटल लोब, एक का नाम था बेटा जी यहाँ पे टेम्पोरल लोब, और आपने कहा था बेटा जी फोर्थ लोब का नाम था यहाँ पे आपका ओसिपिटल लोब। आपको रिवाइज करा रहा हूं पीछे चीजें ताकि आपको समझ में आए कि हाँ हम ये सब बातें पढ़ चुके हैं। एक बार आपका रिवीजन सा हो जाएगा। इस फ्रंटल लोब में आपने कहा था कि ये मेनली हमारी स्केलेटल मसल को कंट्रोल करती है। और आपने कहा था हमारे जो भी अंडरस्टैंडिंग रीजनिंग की जो बात है सब फ्रंटल लोब में होती है। इवन हमारा ब्रोका स्पीच एरिया जो बोलने वाला एरिया वो भी कंट्रोल कहां करता है, हमारा फ्रंटल कंट्रोल करता है। प्राइटल के पास सेंसरी स्पीच एरिया था, बट साथ में आपने कहा था यहाँ पे गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं, हमारे टेस्ट बर्ड को फील करने वाले रिसेप्टर्स को यही कंट्रोल करता है। और साथ में आपने कहा था बेटा जी हमारा सोमेस्थेटिक सेंटर यानी कि टच को पेन को फील करने वाला सेंटर भी यहीं पे होता है। फिर आपने इसके बारे में कुछ बात की थी। आपने कहा था सर इसका मेनली काम होता है सुनने का, कान के पास साइड में आते सुनने का काम करेगा यहाँ पे, इसका मेन काम था सुनने का। आपने कहा था जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है जो कि सेंसरी इंपल्स को रिसीव करता है फ्रॉम द नोज, उनको सेंड करके उसके लिए मेमोरी बनाने का और उसको सेव करने का, उसे पहचानने का, डिकोड करने का काम कौन करता है, यहाँ पे टेम्पोरल करता है। फिर हमने बात की थी ओसिपिटल को लेकर। आपने कहा था ये मेनली काम करता है विजन के लेके, यानी कि विजन की मेमोरी बनाकर देखने की जो ऑप्टिक नर्व होती है उनका कंट्रोल किसके पास होता है बेटा जी यहाँ पे आपका ओसिपिटल के पास होता है। ये सब बातें हमने कर ली थी खत्म। यहाँ पे आपका इट्स ऑल अबाउट ऑल्फैक्टरी लोब एंड द सेरिब्रम, जो कि हमने दो पार्ट यहाँ पे आपको समझाए थे। अब आता है थर्ड कंपोनेंट बेटा जी यहाँ पे, और थर्ड जो कंपोनेंट है बेटा उसका नाम क्या होता है यहाँ पे डाइंसेफेलॉन। थर्ड कंपोनेंट जो है बेटा उसका नाम क्या होता है यहाँ पे डाइंसेफेलॉन। आपको याद आ रहा होगा बेटा जी यहाँ पे इट इज प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। पहले दो वेंट्रिकल कहां थे बेटा जी यहाँ पे, आपने कहा था सेरिब्रम में हमारे दो वेंट्रिकल है, नाम तो उनका बेटा जी लेटरल वेंट्रिकल पैरासील नाम रखा था बेटा जी आप लोगों ने। यहाँ पे आपने कहा था हमारा थर्ड वेंट्रिकल होता है उसका नाम था डायोसील, वो पर उसके पेरिफेरी पे क्या होता है आपका यहाँ पे डाइंसेफेलॉन होता है। तो आप अगर कोई पूछे आपसे डाइंसेफेलॉन कहाँ होता है तो आप कहोगे सेरिब्रम के नीचे और मिड ब्रेन से ऊपर। सेरिब्रम से नीचे आपके मिड ब्रेन से ऊपर प्रेजेंट है कौन बेटा यहाँ पे डाइंसेफेलॉन। और अच्छी बात करते हैं यहाँ पे डाइंसेफेलॉन के बेटा तीन पार्ट होते हैं। यहाँ पे डाइंसेफेलॉन के तीन पार्ट होते हैं। जो बीच का जो पार्ट है जो मेन पार्ट होता है कहते हैं उसका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे थैलेमस। जो बीच का पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है बेटा जी यहाँ पे थैलेमस। थैलेमस के अराउंड
सेरिब्रम इज, या मैं कहूंगा थैलेमस इज सराउंडेड बाय सेरिब्रम। आप कुछ ऐसा समझ के देखिएगा बेटा, सर ये हमारा ऊपर सेरिब्रम का हिस्सा है, ये सेरिब्रम हमारा ऐसे घुमा हुआ है, तो मैं कहूंगा अब ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो है बेटा जी यहाँ पे थैलेमस। और अच्छा समझ के देखो बात को, ये समझ के देखिएगा ऊपर वाला जो हिस्सा है वो पूरा आपका सेरिब्रम है, वो जैसे बेटा जी कर्ड होके आता है वो ऐसे घूम के आ रहा है, तो मैं कहूंगा जब ये घूम के आता है तो ये जब वो जो हिस्सा बनने वाला है वो क्या है, थैलेमस है। इसका मतलब थैलेमस के दोनों साइड में क्या बैठा है बेटा जी, यहाँ पे आपका सेरिब्रम ने उसे सराउंड कर रखा है। अब मैंने कि बीच का हिस्सा थैलेमस है, तो जो हिस्सा थैलेमस से ऊपर होगा मैं कहूंगा उसका नाम रखूंगा मैं एपीथैलेमस। नाम को देखो यहाँ पे, ये थैलेमस से ऊपर है तो नाम मैंने क्या रखा है यहाँ पे, एपीथैलेमस। आपने कहा इस थैलेमस से नीचे जो होगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, हाइपोथैलेमस। मैं 3 वर्ड यूज करने वाला हूं, दोबारा वर्ड को समझना भाई। सेरिब्रम ऐसे है, सराउंडिंग फॉर्म में सेरिब्रम आया, ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन था बेटा जी, और सेरिब्रम जब यहां तक आया तो मैं कहूंगा दोनों सेरिब्रम के बीच में, यानी कि सेरिब्रम के बीच में क्या बैठा है बेटा जी, यहाँ पे थैलेमस बैठा है। अब थैलेमस अगर ये बीच वाले हिस्से का नाम है तो थैलेमस से ऊपर क्या होगा, मैं कहूंगा थैलेमस से ऊपर है तो ऊपर के लिए वर्ड आ गया बेटा जी एपी, तो मैंने बोला एपीथैलेमस। थैलेमस से जो नीचे होता है मैं कहूंगा वो बनेगा बेटा जी यहाँ पे हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे थैलेमस जो होता है, थैलेमस जो होता है इट इज ऑलवेज सराउंडेड बाय द सेरिब्रम, इट इज ऑलवेज सराउंडेड बाय द सेरिब्रम। तो मैंने कहा सेरिब्रम से, थैलेमस से जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे आपका एपीथैलेमस। तो मैं इसके बारे में कहूंगा, एपीथैलेमस के बारे में, इट एक्ट एज रूफ ऑफ थैलेमस। ये थैलेमस की क्या है बेटा, रूफ है, थैलेमस से ऊपर है तो मैंने इसका नाम क्या रखा है बेटा जी यहाँ पे एपीथैलेमस। सबसे अच्छी स्पेशल बात इसके बारे में सुनिएगा बेटा जी यहाँ पे, एपीथैलेमस डू नॉट हैव न्यूरॉन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी यहाँ पे, एपीथैलेमस के पास न्यूरॉन ही नहीं है। अब आप कहोगे सर थैलेमस और एपीथैलेमस आर द पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ब्रेन तो सर न्यूरॉन से बना है, फिर इसके पास न्यूरॉन नहीं। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा जी न्यूरॉन नहीं होता है यहाँ पे, फिर क्या है यहाँ पे। तो मैं आपसे कहूंगा बेटा जी 9th क्लास को याद कीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा था नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में मैंने आपसे एक सेल का नाम बताया था आपको लास्ट क्लास में बेटा जी यहाँ पे, एपेंडाइमल सेल। इट इज ए टाइप ऑफ नर्व सेल। मैंने आपसे कहा था नर्वस टिश्यू में कुछ सेल्स होती है, आपने नाम बोला था सबसे पहले यहाँ पे कि सर वहां पे होती है हमारी न्यूरॉन्स जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। वैसे नाम आया होगा बेटा जी यहाँ पे न्यूरोगिलियल सेल, याद आ रही है कुछ वर्ड यहाँ पे। ऐसे वर्ड आया होगा माइक्रोगिलियल सेल जो कि फैगोसाइटिक सेल है, और एक नाम आया होगा बेटा जी एपेंडाइमल सेल। क्या नाम आया होगा, एपेंडाइमल सेल। याद है कुछ ऐसे नाम जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। एपेंडाइमल सेल कोई नई सेल नहीं बेटा जी, these are the epithelial of the nervous tissue, these are the epithelial of the nervous tissue। तो वही मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा जी, यहाँ पे एपीथैलेमस do not have the neuron but it is made up of एपेंडाइमल सेल। ये किन सेल से बना है बेटा जी यहाँ पे, एपेंडाइमल सेल से। अब आप कहोगे सर क्यों बना है एपेंडाइमल सेल? मैं कहूंगा क्योंकि मेरे भाई इसका यहाँ पे मेन काम होता है सीएसएफ को बनाना। मैंने आपसे कहा था कोरोड फैलेक्स, और वो 2 प्रकार के होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर वाला होता है फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन में कहां पे होता है बेटा जी यहाँ पे, एपीथैलेमस में। तो मैं लिखूं उस बात को बेटा जी यहाँ पे, एपीथैलेमस हैव एंटीरियर कोरोइड फैलेक्स। आई होप आपको ये वर्ड याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको वर्ड लिखवाया था बेटा जी, इट इज द कनेक्शन और नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज इन एपेंडाइमल सेल। एक है बेटा जी यहाँ पे, इट इज नेटवर्क और कनेक्शन भी कह सकते हो, नेटवर्क ऑफ एपेंडाइमल एंड ब्लड कैपिलरी।
where CSF get formed, जहां पे क्या बनता है बेटा जी, CSF बनता है, ये वो हिस्सा है बेटा जी। तो मैं कहूंगा सबसे पहले पर्सन है, तो मैंने इसका नाम रखा इट इज एंटीरियर कोरोइड फेलिक्स। ये पॉइंट आ सकता है बेटा जी आपके क्वेश्चन, याद रखना है बेटा जी, ये आपसे पूछ सकता है पेपर के अंदर कि एंटीरियर कोरोइड फेलिक्स कहां बैठा होता है, कहां होता है बेटा जी, इन द एपिथैलेमस। अगर ऑप्शन एपिथैलेमस ना हो तो डाइंसेफ्लोन कह सकते हो। तो देखना ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन आपके पास है। तो मैं कहूंगा स्पेसिफिक बातें करें तो क्या है बेटा जी, यहाँ पे एपिथैलेमस के अंदर होता है बेटा जी एंटीरियर कोरोइड फेलिक्स। ठीक है, चलेगा अगले वर्ड। एपिथैलेमस के पास और क्या होता है, मैं कहूंगा बेटा जी ये जो कोरोइड फेलिक्स होता है इसके पीछे की बात करते हैं। बिहाइंड द एंटीरियर कोरोइड फेलिक्स a stalk is present। एक बेटा स्टॉक अराइज होती है, एक डंडा वहां से अराइज हो रहा है, उससे क्या होता है, उसके टिप के ऊपर एक ग्लैंड बैठा होता है छोटा सा राउंडेड फॉर्म में, और उस ग्लैंड का नाम होता है बेटा जी पाइनियल ग्लैंड। क्या नाम होता है बच्चा उसका, पाइनियल ग्लैंड। ऑन द स्टॉक pineal gland present। अब कोई आपसे पूछे ये पाइनियल ग्लैंड क्या है सर, व्हाट इज दिस पाइनियल ग्लैंड, तो मैं कहूंगा बेटा जी पाइनियल ग्लैंड इज द बायोलॉजिकल क्लॉक। ये आप लिख रहे क्वेश्चन बन गया, नेम द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी, तो उसका नाम क्या है बेटा स्पाइनल ग्लैंड। अब आप कहोगे सर कैसे, तो मैं कहूंगा बेटा जी एक्चुअली ये एक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, हार्मोन का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे मेलेटोनिन इज द हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय पाइनियल ग्लैंड। और अच्छी बात करें बेटा यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड, ये अपने उस हार्मोन को बेटा सिक्रीट करता है ब्लड के अंदर। वो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है तो हमारी सेल्स को सिग्नल देता है, हमारी जो बॉडी की बीएमआर होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, मतलब दिन में हमारा बीएमआर स्लो डाउन हो जाता है, रात में हमारा बीएमआर स्लो डाउन हो जाता है, दिन में हमारा बीएमआर हाई होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट आपकी बॉडी में एनर्जी बनने का जो रेट है बेटा जी, तो रेट का जो स्पीड है वो वेरी करती है। रात में आपकी बॉडी रिलैक्स फॉर्म में होती है तो एट दैट टाइम आपका बीएमआर स्लो डाउन हो जाता है, और जब आप दिन में जब उठते हो तो बेटा जब आपका बीएमआर दिन में हाईली एनर्जेटिक वाला होता है तो बीएमआर हाई जो होता है वो बीएमआर को भैया जी फ्लक्चुएट करने का सारा काम कौन करता है, मेलेटोनिन। मतलब हमारी बॉडी को अंदर से ये सिग्नल देना कि ये सब ये डे है या नाइट है, उसके हिसाब से बॉडी अपनी एक्टिविटी को चेंज करती है। तो वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक का काम जो करता है वो कौन है बेटा, स्पाइनल ग्लैंड। ये किस तरह से काम करता है, बाय फॉर्मिंग ए हार्मोन नोन एज मेलेटोनिन। ये हार्मोन जो होता है बेटा जी ये नाइट में बनता है, इट सिंथेसाइज इन डार्क। ये डार्क में बनता है, यानी जब अंधेरा होगा तो ये बनेगा, जब अपनी बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि रात होगी तो बेटा जी इसका फॉर्मेशन ज्यादा होता है, और जब बॉडी सिग्नल मिलता है कि दिन हो गया तो इसका फॉर्मेशन खत्म होता है, जिससे इसका लेवल अगर चेंज करेगा डे और नाइट में तो उससे हमारी बॉडी की भी एक्टिविटी क्या करती है बेटा जी यहाँ पे अफेक्ट होती है यहाँ पे। तो कोई ऐसे पूछे विच हार्मोन एक्ट एज बायोलॉजिकल क्लॉक, तो आप उस हार्मोन का नाम बोलोगे बेटा जी मेलेटोनिन। अगर ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड का नाम क्या है बच्चा यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड, जो कहां बैठा होता है बेटा जी यहाँ पे एपिथैलेमस में बैठा होता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या पढ़ा रहा हूं बेटा जी यहाँ पे। आज हम शुरू करें डाइंसेफ्लोन। डाइंसेफ्लोन का जो मेन पार्ट है उसका नाम होता है थैलेमस, जो कि सराउंडेड है बेटा जी बाय द सेरेब्रम। अब इस थैलेमस से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है हम कहते हैं उसका नाम होता है बेटा जी एपिथैलेमस, जो किसी न्यूरॉन से नहीं बना है। वहां पे होती है एपेंडाइमल सेल, और उन एपेंडाइमल सेल ने वहां पे बना रखा कोरोइड फेलिक्स, जहां पे एक्चुअली सीएसएफ बनने का काम होता है। फिर आपने कहा उस कोरोइड फेलिक्स के जस्ट पीछे के साइड में बेटा जी बैठी होती है एक स्टॉक, उस स्टॉक के टिप के ऊपर बैठा होता है बेटा जी एक ग्लैंड, और उस ग्लैंड का नाम होता है बेटा जी पाइनियल ग्लैंड, जो कि हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है बेटा जी, जो एक हार्मोन को बनाता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन ज्यादा बनता है डार्क में, इसका मतलब उस हार्मोन का लेवल डे और नाइट में डिफर करता है।
तो जिससे हमारी बॉडी को सिग्नल मिलता है, हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी होती है डे और नाइट में वो चेंज होती है बेटा। इट्स ऑल अबाउट द पाइनियल ग्लैंड। ठीक बात है। चलिए ये बातें होगी एपिथैलेमस के बारे में। बेटा कुछ बच्चों ने मैसेज किया था सर नोट्स की प्रॉब्लम आती है, तो मेरे हिसाब से बेटा मैं जो लिख रहा हूँ आपको ये बातें आप नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको नोट्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप सेल्फ नोट्स बना सकते हो। जैसे कि हम क्लास में बातें करते हैं नोट्स खुद बनाने हैं आपको, तो वही बातें आप कर सकते हो बेटा इजीली, नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टॉपिक कम पढ़ा जाएगा बट आप एक ही चीज को लिख रहा हूँ ताकि आप उसे अच्छे से नोट डाउन कर सको। ठीक है बेटा, चलिएगा अगले पार्ट पे। एपिथैलेमस हमारा खत्म होगा, उसका फंक्शन हमारा खत्म हो गया। अगला पार्ट जो आता है वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे हाइपोथैलेमस। तो मैं बोल सकता हूं हाइपोथैलेमस इज द फ्लोर ऑफ द थैलेमस। जैसे मैंने इसके बारे में कहा था इट एक्ट एज रूफ ऑफ द थैलेमस, वैसे मैं कहूंगा इट एक्ट एज ए फ्लोर ऑफ द थैलेमस। ये थैलेमस का क्या है बेटा, फ्लोर है, तो लाइन लिखिएगा बेटा जिसके बारे में एक्ट एज ए फ्लोर ऑफ द थैलेमस। ठीक है, अभी मेन चीज क्या है, तो हम कहेंगे सुनेंगे बेटा जी, इट एक्ट एज कनेक्शन बिटवीन nervous and chemical coordination। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखा है बेटा, जिसको आप स्टार बना के मार्क करना है इसको। यहाँ पे आपने शुरुआत में कहा था हमारी बॉडी में दो तरह का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। आपने ये भी सुना होगा छोटी क्लास में बेटा जी, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। जो पास्ट्री ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है वो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। बट मेरे बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी भी हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। कौन सा पार्ट बेटा जी, यहाँ पे हाइपोथैलेमस कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब ये मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है बेटा जी, ये मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड वो था जो हमारे बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, बट ये उस मास्टर ग्लैंड का भी क्या है बेटा जी, मास्टर है बेटा जी। तो मैं कहूंगा बेटा जी नर्वस सिस्टम और केमिकल के बीच का जो लिंक है वो कौन है बेटा, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। तो मैंने बोला बेटा जी यहाँ पे it control activity of pituitary gland by nervous as well as chemical। मतलब मैंने क्या वर्ड लिखा है, अभी जब आप अगले टॉपिक पढ़ोगे बेटा जी यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो वहां पे मैं बताऊंगा बेटा जी आपको जो हार्मोन्स निकलते हैं हमारे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से, उनमें से उन हार्मोन्स को निकलने को कंट्रोल करेगा, या तो सीधा ये नर्व इंपल्स को वहां भेजेगा उसे कंट्रोल करने के लिए, या फिर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स निकाल के पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। तो मैं कहूंगा पिट्यूटरी ग्लैंड को दो तरीके से कंट्रोल करेगा, या तो सीधा वो नर्व के द्वारा कंट्रोल करेगा तो वो हो जाएगा नर्वस कंट्रोल, या फिर ये केमिकल निकाल के कंट्रोल करेगा तो वो हो जाएगा बेटा जी केमिकल कंट्रोल। तो दो तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। फिलहाल आप इतना ही जानिएगा, आगे हम अपना जब अगला टॉपिक शुरू करेंगे यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो मैं सबसे पहले शुरुआत हाइपोथैलेमस से करूंगा बेटा जी, तो वहां ये बात और अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। बट समझना क्या है बेटा जी, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को बेटा जी। ठीक बात है यहाँ पे। चलिए आगे बात क्या आती है, अब कोई पूछे आपसे डाइनसेफ्रॉन के हाइपोथैलेमस के फंक्शन क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा जी ऐसे फंक्शन की बात आती है तो फंक्शन देखते हैं बेटा जिनके यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा बेटा जी हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन होता है बेटा जी यहाँ पे इट मेंटेन होम्योस्टैटिस। मतलब थर्मोरेगुलेशन। इसका मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, उस 37 डिग्री को अगर कोई मेंटेन करने का काम करता है तो वो कौन करते हैं यहाँ पे हाइपोथैलेमस। तो मैं कहूंगा इट एक्ट एज होम्योस्टैटिस, मतलब इट मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट दैट इज 37 डिग्री पे हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में अगर कोई हेल्प करता है तो कौन करता है बेटा जी यहाँ पे हाइपोथैलेमस। ये बीएमआर को अफेक्ट करके यहाँ पे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है बेटा जी यहाँ पे, तो हम कहते हैं ये थर्मोरेगुलेशन का काम करता है बेटा जी। ठीक बात है। अगला पॉइंट बेटा जी, इट रेगुलेट
सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। जो भी सेक्सुअल बिहेवियर है, मतलब हार्मोन्स का बनना है यहाँ पे, फिर आप ये कहते हो जो भी हमारे यहाँ पे सेक्सुअल मूड में जो चेंजेस आते हैं, सबको बिहेवियर को कंट्रोल कौन करता है बेटा जी? यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस करता है। अगला कौन आता है बेटा जी? इट कंट्रोल एपेटाइट एंड थ्रस्ट। मतलब आपको बेटा जी भूख लगती है, आपको बेटा जी प्यास लगती है। ये क्यों लगती है? तो बॉडी में बेटा जी चीजें, जैसे वाटर का लेवल अगर ब्लड में कम हो गया तो आपको प्यास लगेगी, तो उस प्यास को लगाने का काम हाइपोथैलेमस करेगा। आपका पेट खाली हो गया तो आपको भूख लगेगी, तो जो हंगर का सेंटर वो भी कौन है बेटा जी? यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। पर जैसे आपने खाना खाया, आपका पेट भर गया, तो जो सेटिस्फेक्शन वाला फील आता है उसे भी कंट्रोल कौन करता है बेटा जी? यहाँ पे हाइपोथैलेमस। तो जो भी भूख लग रही है, प्यास लग रही है, जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उन हर एक चीज को कंट्रोल कौन करता है बेटा जी? यहाँ पे हाइपोथैलेमस करता है। बट इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जी आपको ये वाला फंक्शन याद रखना है कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का थर्मोस्टेट वर्ड यूज होता है बेटा जी यहाँ पे। इट एक्ट एज थर्मोस्टेट, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर को रखने का अगर कोई काम करता है तो वो कौन करता है बेटा जी? यहाँ पे हाइपोथैलेमस करता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जिसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए यहाँ पे। और बाकी ये पॉइंट यहाँ पे भूख प्यास को कंट्रोल करता है। यहाँ पे ये सब फंक्शन आते हैं किसके बेटा जी? हाइपोथैलेमस के। इसी के साथ बेटा जी हमारा टॉपिक खत्म होता है डाइनसेफ्लोन। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनना वर्ड को जरा। डाइनसेफ्लोन एक छोटा सा पार्ट है जो बेटा जी हमारे फोरब्रेन का पार्ट है, जो प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, दैट इज डायोसील। आप ही कहते हैं, हमने उसके तीन पार्ट बोले, जो बीच का पार्ट उसका नाम होता है थैलेमस, जो कि सराउंडेड बाय द सेरिब्रम है बेटा जी। आप कहते हैं उसके ऊपर के जो रूफ है उसका नाम होता है एपिथैलेमस, जहां पे हमारे ग्लैंड बैठा होता है, उस ग्लैंड का नाम होता है बेटा जी हमारा यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड, जो कि एक हार्मोन निकालता है। हार्मोन का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे मेलेटोनिन, जो कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करता है। ये सब बातें होगी। फिर आपने कहा बेटा जी यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस जो होता है उसका मेन काम होता है बेटा जी यहाँ पे होम्योस्टेटिस को मेंटेन करना है, यहाँ पे यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करना, भूख प्यास का लगाना, ये सब कंट्रोल ये करता है। हो गया। अब यहाँ पे एक छोटे सा पॉइंट और है जो आपको समझना है। जो मैं अभी एक ग्लैंड की बात कर रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो सिर्फ प्रेजेंट कहाँ होता है, तो आप उसकी लोकेशन को जरा समझते हैं, समझिएगा बात। जो हाइपोथैलेमस होता है बेटा जी, उससे एक स्टॉक राइज होती है। जैसे आपने एपिथैलेमस से कहा था कि स्टॉक राइज होती है, और स्टॉक के टिप पे क्या था? पाइनियल ग्लैंड था। वैसे मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे ए स्टॉक अराइज फ्रॉम हाइपोथैलेमस known as hypofundulum, fundibulum, known as infundibulum, known as infundibulum, and on the tip of stalk a small gland is present, known as पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिएगा बेटा जी, आपने अभी का हमारा बॉडी का जो मास्टर ग्लैंड होता है बेटा, जो उस ग्लैंड का नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो मास्टर ग्लैंड प्रेजेंट कहां पे होता है? तो हम कहते हैं वो भी कनेक्ट होता है बेटा जी हाइपोथैलेमस से। कैसे? अगर ये हाइपोथैलेमस है तो उससे बेटा जी ऐसे एक स्टॉक राइज होती है, ऐसे एक डंडा राइज होता है। उस डंडे का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे इनफेंडिबुलम, और उसकी जो टिप होती है, उस टिप के पास बैठा होता है बेटा जी यहाँ पे एक छोटा सा ग्लैंड, उस ग्लैंड का नाम होता है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एक्चुअली आपका क्या है? मास्टर ग्लैंड है। इस ग्लैंड के बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज ये ग्लैंड हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन में आएगा तो हम वहां इसकी बातें करेंगे। बट फिलहाल आपको लोकेशन में बताइए कि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट कहां पे होता है बेटा जी यहाँ पे? विद इन द फोरब्रेन ही होता है, और वो हाइपोथैलेमस से क्या है बेटा से कनेक्टेड है। यानी कि कुल मिलाकर एक बात को आपको ये याद रखना है, फोरब्रेन में दो ग्लैंड भी प्रेजेंट है। एक ग्लैंड कौन सा है? पाइनियल ग्लैंड, जो कि एपिथैलेमस से अटैच है, और एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो किससे अटैच है बेटा जी यहाँ पे? हाइपोथैलेमस से अटैच है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट और समझना, in the front of the infundibulum
ऑप्टिक चाइज्मा फॉर्म। ये पॉइंट को समझना बेटा जी, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ऑप्टिक चाइज्मा कहां बनता है? तो कहां बनता है बेटा जी? यहाँ पे आपका इनफिंडिबुलम के सामने बनता है। क्या होता है ऑप्टिक चाइज्मा, जरा समझिएगा। क्या होता है, हमारी जो आईज से जो ऑप्टिक नर्व जा रही है, हमारी आई से जो ऑप्टिक नर्व जा रही है, वो आप ही कहते हो सर हमारे जाते हैं यहाँ पे ओसिपिटल के पास जाना होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा जी, पर वो पासों नीचे की साइड से जब हो रही है तो वो बेटा जी क्रॉस करती है और वो ऐसे एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाती है। मतलब आप ये समझ लीजिए, ऐसे वो क्रॉस करती है, ऐसे क्रॉस जब करते तो ऐसा एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा एक क्रॉसिंग का स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा जी ऑप्टिक चाइज्मा। दोबारा वर्ड को सुनना, कोई पूछे आपसे ऑप्टिक चाइज्मा क्या है, तो मैं कहूंगा इट इज ए एक्स शेप स्ट्रक्चर that formed by the crossing of the optic nerve. It is a X-shaped structure that is formed by the crossing of the optic nerve. Optic nerve ऐसे क्रॉस करके एक स्ट्रक्चर बनाती है। वो स्ट्रक्चर किसके सामने बनता है बेटा जी? यहाँ पे आपका इन द फ्रंट ऑफ द इनफिंडिबुलम बनता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है बेटा जी, मैं लिख देता हूँ इसके बारे में यहाँ पे। ऑप्टिक चाइज्मा के ऊपर बेटा जी X-shaped structure formed by क्रॉसिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है इनके बारे में। इसके साथ ही बेटा आपका डाइनसेफ्लॉन क्या होता है, खत्म होता है। इसके साथ ही बेटा जी हमारा फोर ब्रेन खत्म हो गया। अगला ब्रेन का जो पार्ट शुरू होता है बेटा जी, उस पार्ट का नाम क्या है यहाँ पे आपका? मिड ब्रेन। चलिएगा, लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आप लोगों के लिए बोर नहीं करते हैं, तो इस लेक्चर में खाली डाइनसेफ्लॉन। अगले लेक्चर में बेटा जी हम बातें करेंगे यहाँ पे रिगार्डिंग द मिड ब्रेन, फिर हम बातें करेंगे हिंड ब्रेन की। हमारा जो मैक्सिमम काम था वो खत्म हो गया बेटा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो पार्ट था वो था सेरेब्रम, जो कि हमारा खत्म हो गया। अब तो थोड़े थोड़े फंक्शन आएंगे यहाँ पे जो कि हमें यहाँ बातें करनी है। इट्स ऑल अबाउट डाइनसेफ्लॉन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।